नमस्कार सभी को। और आज के वीडियो में हम लोग मानव भूगोल का जो प्रकृति विषय क्षेत्र का पहला पाठ हमारा, उसके कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो लगभग ये 15 प्रश्न हैं, कोशिश करेंगे इसमें हम कवर करने की। तो पहला प्रश्न है, कौन सी विचारधारा नितांत आवश्यकता, नितांत जो आवश्यकता है इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद और नितांत स्वतंत्रता इसे कहते हैं संभववाद। तो इनके मध्य की संकल्पना पूछी है। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद तो प्रश्न में दे ही रखा है, तो जाहिर सी बात है फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा नव निश्चयवाद। तो कौन सी विचारधारा नितांत आवश्यकता यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद और नितांत स्वतंत्रता यानी कि संभववाद के बीच की विचारधारा है? तो आंसर हो जाएगा नव निश्चयवाद। अगला प्रश्न है, कौन सी विचारधारा में आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्षों को शामिल किया जाता है? आवासन घर से संबंधित, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो जाहिर सी बात है जब हम लोगों को आवास प्रदान करेंगे, स्वास्थ्य प्रदान करेंगे और शिक्षा प्रदान करेंगे तो फिर ऐसी स्थिति में उन लोगों का क्या होगा? कल्याण होगा। तो आंसर हो जाएगा कल्याणपरक विचारधारा। तीसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, कौन सी विचारधारा में निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का उपयोग किया गया है? तो इसमें याद करने के लिए देखिए थोड़ा सा हम ट्रिक लगा सकते हैं कि हमें निर्धनता के मूल जो कारण हैं वो जानने हैं, हमें सामाजिक बंधन के, असमानताओं के मूल कारणों का अध्ययन करना है। तो जाहिर सी बात है इस प्रकार याद रख करके हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। आंसर हो जाएगा आमूलवादी विचारधारा। इस आमूलवादी विचारधारा को ही रेडिकल विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। इस विचारधारा का अन्य नाम है रेडिकल विचारधारा। रेडिकल विचारधारा। अगला प्रश्न है वही प्रिय विद्यार्थियों, वह कौन सी विचारधारा है जिसमें मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक, स्थान, काल, समय, ठीक है, यानी स्थान और समय के आधार पर बोध किया जाता है यानी अध्ययन किया जाता है। तो जाहिर सी बात है इसे भी हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि हमारा जो व्यवहार है, हमारा व्यवहार कभी भी किसी की जातीयता, प्रजाति या धर्म को देख करके नहीं होना चाहिए। हमारा व्यवहार सभी के प्रति समान रहना चाहिए। तो ये हो जाएगी आपकी व्यवहारवादी विचारधारा। अगला प्रश्न है, आरंभिक उपनिवेश युग की समय अवधि पूछी हमसे। ये पहले ही पार्ट में एक सारणी दे रखी है, उस सारणी के अंदर से मैंने प्रश्न बनाए हैं। देखिए, आरंभिक उपनिवेश युग की समय अवधि में कौन से उपागम की उत्पत्ति हुई? तो समय अवधि दे रखी है, समय अवधि क्या है? आरंभिक उपनिवेश युग। और हमें बताना है भूगोल का उपागम जिसकी उत्पत्ति हुई थी। तो इसे भी आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। देखिए, अनु। तो अनु कोई घर की छोटी बालिका है और उसको हम आवाज दे रहे हैं अनु। देखिए, ये यहाँ रहा अनु। अन्वेषण में अनु धन ऐषण, संधि विच्छेद पढ़ते होंगे आप लोग, संधि पढ़ते होंगे। तो अन्वेषण, तो अनु ऐसे याद आप रख सकते हैं। तो ये पहला इसका आंसर हो जाएगा आरंभिक उपनिवेश युग। ये आप इसके पास में लिख लीजिएगा, आपकी बुक में जो सारणी दी हुई है। तो ये अनु एक ट्रिक हो गई आपकी याद करने की। छठा प्रश्न है, उत्तर उपनिवेश युग। उत्तर उपनिवेश युग की समयावधि दे रखी है और इसके अंदर हमें उपागम का बताना है कि कौन से उपागम की उत्पत्ति हुई। तो इसे भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश
और इन दिनों खूब चर्चा में है यह राज्य, क्योंकि यहाँ महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखिए उत्तर प्रदेश, ये देखिए यहाँ उत्तर और ये रहा प्रदेश। तो प्रादेशिक विश्लेषण उपागम का नाम हो जाएगा। अच्छा, उपागम किसे कहते हैं? उपागम विधि या तकनीक को कहा जाता है जिसके माध्यम से हम लोग उस भूगोल विषय का अध्ययन करते हैं। तो उस समय अवधि के दौरान ये जो उपागम है इसकी उत्पत्ति हुई थी। आंसर हो जाएगा उत्तर उपनिवेश युग में प्रादेशिक विश्लेषण। अगला प्रश्न है, अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 के दशक में उपागम बताना हमें भूगोल के कौन से उपागम की उत्पत्ति हुई? तो देखिए अंतर, और अंतर का अर्थ होता है भेद, अंतर करना यानी भेद करना। अब भेद तो कहीं दे नहीं रखा, लेकिन विभेद तो दे रखा है। तो अंतर विभेद यानी कि ये क्षेत्रीय विभेदन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां, मानवतावादी। देखिए तीनों विचारधाराएं, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी। मानवतावादी जो विचारधारा है इसे कल्याणपरक विचारधारा भी कहते हैं। कल्याणपरक विचारधारा, इसी विचारधारा को कहते हैं। दूसरी आमूलवादी जो विचारधारा है इसे रेडिकल विचारधारा भी कहा जाता है, रेडिकल विचारधारा, ठीक है। और मानवतावादी। तो ये जो तीनों विचारधाराएं हैं, इन तीनों की विचारधाराओं का जो समय पूछा हमसे भी कौन से दशक में हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 का दशक। कौन सा दशक? 1970 का दशक। अगला प्रश्न है भाई प्रिय विद्यार्थियों, भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद। तो उत्तर आधुनिकवाद है, उत्तर आधुनिकवाद ये 1990 का दशक है। तो वो तीनों विचारधाराएं तो 1970 के दशक की थी, और ये जो उपागम है ये उपागम है 1990 के दशक का। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो भाई सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो इसमें व्यवहारवादी भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल सब के सब हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है कौन सा? निर्वाचन भूगोल। ये जो निर्वाचन भूगोल है ये राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है, राजनीतिक भूगोल। और इसी राजनीतिक भूगोल का एक उपक्षेत्र अन्य और है, कौन सा? सैन्य भूगोल। तो एक तो सैन्य भूगोल और एक निर्वाचन भूगोल, ये दोनों के दोनों राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। अगला प्रश्न, चिकित्सा भूगोल का संबंध है। तो भाई चिकित्सा भूगोल का संबंध सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, तो राजनीतिक से भी नहीं है, आर्थिक से भी नहीं है, आवास भूगोल से भी नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर है सामाजिक भूगोल। इसमें महामारियों का अध्ययन भी किया जाता है। अंतरा पृष्ठ विषय देखेंगे जब आप इसी पार्ट में, सारणी में, तो आप पाएंगे वहाँ महामारियों का अध्ययन लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में प्रिय सामाजिक भूगोल का विषय बन जाता है। देखिए सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है ये। अगला प्रश्न है, राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। तो राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र, अच्छा ठीक है, ये इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन है निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, उपयुक्त दोनों, कृषि भूगोल। वैसे हमने इसके पीछे चर्चा की थी, तो ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, ठीक है। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखते हैं आप कितना पढ़ते हैं, कितना का बातों को ध्यान से सुनते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों के विवरण से भी मिलेंगी भाई भौगोलिक सूचनाएं, प्राचीन जो मानचित्र हैं उनसे भी हमें सूचनाएं प्राप्त होगी, प्राचीन जो महाकाव्य है रामायण महाभारत उनसे भी हमें सूचनाएं प्राप्त होती है, लेकिन
यहाँ देखिए चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ये हमें कोई भौगोलिक सूचना प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, चट्टानों से, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। तो ये आपके अभ्यास में भी दिया हुआ प्रश्न, अगर आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो आपके अभ्यास में दिया हुआ ये प्रश्न। और अगला प्रश्न है, 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक भूगोल में कौन सा उपागम विकसित हुआ? भाई इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि मेरा एक मित्र है रामलाल। कौन है? रामलाल। हाँ, तो मेरे एक मित्र हैं रामलाल, उन्होंने एक प्लॉट लिया। उन्होंने एक प्लॉट ले लिया और मैंने उससे पूछा कि भाई कितने का, कितने बाई कितने का है? तो उन्होंने कहा कि भाई सुरेंद्र 50 बाई 60 का है। कितना है? 50 बाई 60 का है। तो उन्होंने एक प्लाट लिया, यानी कि ज़मीन ली है। ज़मीन यानी कि स्थान, ठीक है, उन्होंने एक स्थान लिया है जो 50 बाई 60 का है। तब आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए 50, ये यहाँ 60 पर क्या लिया है? स्थान लिया है, प्लॉट लिया है यानी स्थान लिया है, तो ये हो जाएगा स्थानिक संगठन। तो भाई ये इस प्रकार आप जोड़ करके एक ट्रिक बना करके कि प्लॉट कितने का है, स्थान कितने का है, 50 बाई 60 का, इस प्रकार इसे आप याद कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है, सभी प्रदेश पूर्ण अर्थात पृथ्वी के भाग हैं, अतः इन भागों की पूरी समझ पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। यह वृहद लक्षण कौन से उपागम से संबंधित है? आप पाठ में ढूंढेंगे तो पाठ में ये कहीं आपको ये लाइन मिलेगी नहीं, लेकिन ये लाइन आपको सारणी में दी हुई मिलेगी। हमारे पहले ही पाठ में जो एक सारणी दे रखी है, उसी पाठ में वृहद लक्षणों में जब आप ढूंढेंगे तो वृहद लक्षणों में ये आपको मिल जाएगा। और देखिए बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है, सभी प्रदेश पूर्ण अर्थात पृथ्वी के भाग हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर हम पृथ्वी को समझना चाहते हैं तो हमें सभी प्रदेशों का अध्ययन करना होगा। और जाहिर सी बात है, प्रदेशों का अध्ययन प्रादेशिक विश्लेषण से संबंधित है। तो ये प्रादेशिक विश्लेषण उपागम से संबंधित है। और ये जो प्रादेशिक विश्लेषण उपागम है, ये कौन सी समय अवधि से संबंधित है? इसका जवाब भी आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसी वीडियो में मैंने ऊपर बताया था आपको, अगर आपको याद हो तो आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने में दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।